हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आज की हमारी इस टॉपिक की 44वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं तो आप एक बार उनको ज़रूर कीजिएगा, या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी आज की जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर उस पर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था या जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो क्या है, हमारा मूल अधिकारों के अपवाद। जब मूल अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो उनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उन मूल अधिकारों के जो अपवाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आज आपकी बस पॉलिटी की क्लास ही हो पाएगी, साइंस की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। बट हाँ, कल आपकी साइंस की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे मूल अधिकारों के जो अपवाद हैं उसमें हमने पहले अपवाद के बारे में पढ़ लिया था। तो पहला अपवाद है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं संपदावादी के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। मतलब जो भी संपदा वगैरह होती है, इसको अर्जन करने के प्रति या इसके अर्जन करने के लिए जो भी उपबंध होते हैं या उपबंध करने वाली जो विधियों की जो व्यावृत्ति है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में सारा अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए अब जो आज हम दूसरा अपवाद, जो दूसरा एक्सेप्शन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो दूसरा एक्सेप्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं या क्या कह सकते हैं, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। मतलब जो कुछ अधिनियम होते हैं या फिर कुछ विनियम होते हैं, तो उनका विधि मान्यकरण क्या है या किस रूप से वो अपवाद है, क्या चीज़ें हैं, हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आगे पढ़ने से पहले इसको मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। जो हम पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ना है या हम ये जानेंगे कि जिस भी नियम को या अधिनियम को बनाकर हम जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित कर देते हैं, तो उसको क्या है, फिर हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते या उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो लेकिन इसमें कुछ मतलब किस किस रूप में करी जा सकती है, कब कब नहीं करी जा सकती, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 31 की क्लॉज 6 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 की क्लॉज 6 का क्षेत्र अनुच्छेद 31 की क्लॉज कै से ज़्यादा विस्तृत है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आर्टिकल 31 है उसकी जो क्लॉज 6 है वो क्या करता है, 9वीं अनुसूची में जो उल्लिखित जो भी जितने भी अधिनियम हैं या फिर नियम है उनको व्यावृत्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31 की क्लॉज 6। इस तरह अनुच्छेद 31 की क्लॉज 6 का जो क्षेत्र है वो जो 31 की क्लॉज 6 है उससे ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 31 6 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 के क्लॉज कै में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। अब ये जो 9वीं अनुसूची है, तो जब हमने संविधान का जो ढांचा है उसके बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको अनुसूची के बारे में ब्रीफ में बता दिया था। डिटेल में जब इसका टॉपिक आएगा तो जब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इतना मैंने बता दिया था कि यदि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे अलावा कोई और चीज़ यदि टॉपिक के अंदर डिस्कस की जाती है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है तो आपको वो
समझ आ जाएगा। इतना मैंने स्टार्टिंग में संविधान का जो ढांचा, जब हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आप एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको 9वीं अनुसूची के बारे में जानकारी है जो मैंने दी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 31 की जो ख क्लॉज है वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है। मतलब जो हमारी शेड्यूल 9 है उसमें सम्मिलित जितनी भी विधि हैं, तो उसको क्या है, जो अनुच्छेद 31 है उसका जो ख पार्ट है उन सभी को उन्मुक्ति प्रदान करता है। फिर चाहे विधि जो भी है वो अनुच्छेद जो अनुच्छेद की जो सब क्लॉज है या क्लॉज है क में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो अथवा नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, यद्यपि IR कोएलो केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने यह एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों की को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब एक केस आया था IR कोएलो, तो उस केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय ने उसने क्या कहा, एक निर्णय में कहा कि जो 9वीं अनुसूची है, जो हमारी 9th शेड्यूल है, उसमें सम्मिलित जो भी विधियां हैं उनको न्यायिक समीक्षा की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब यदि हमने कोई नियम बनाकर या विधि बनाकर उसको अनुसूची 9 में सम्मिलित कर दिया तो उसके प्रति न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा किसने कहा था, IR कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। कैसे? न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखें इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा कि जो न्यायिक समीक्षा है वो क्या है, संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखें। यदि कोई विधि है उसको हम 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखते हैं तो इसकी ये विशेषता हम समाप्त नहीं कर सकते। न्यायिक समीक्षा की जो खुद की विशेषता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसलिए फिर इस तहत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने क्या निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी यदि 9वीं अनुसूची से सम्मिलित कोई विधि है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कब कब चैलेंज किया जा सकता है, यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 या इसके मूल रूप या मूल विशेषताओं का उल्लंघन करते हों। पहले ये था कि जो हमारी जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, उसमें कोई भी विधि सम्मिलित हो गई तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यदि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 19 और 21 या मूल रूप या मूल विशेषताओं का उल्लंघन करती हैं संविधान के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवनंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 24 अप्रैल 1973 को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने पहली बार केशवनंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में, मतलब जो उसका ऐतिहासिक फैसला था जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसमें कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मतलब उसमें अपने जो मौलिक ढांचा है संविधान का उसके बारे में बताया है, उसको प्रतिपादित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, मूलतः 1951 में 9वीं सूची सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया था।
अब मूलतः 1951 में जब 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ तो मूलतः सिर्फ 13 अधिनियमों या विनियमों को उसमें रखा गया। लेकिन इस समय मतलब वर्ष 2016 तक, क्योंकि 2016 के बाद कोई ऐसा अधिनियम या विनियम बना नहीं है, तो इसलिए 2016 तक ही बताया गया है। इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 282 हो गई है। इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 282। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम है। मतलब इसके अंतर्गत जो 282 है ये संख्या, इसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के अधिनियम और विनियम इत्यादि ये सब हैं जो भू सुधार से संबंधित हैं। जो कि किससे संबंधित है? भू सुधार से, तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने और संसद के कार्यक्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। जो कि जो इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई है, तो इसमें क्या है? कुछ तो राज्य विधानमंडल के अधिनियम और विनियम है, कुछ भू सुधार से संबंधित है, कुछ जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने से संबंधित है, और कुछ संसद जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद के कार्यक्षेत्र के जो अन्य मामले शामिल हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो तीसरा अपवाद है, तीसरा एक्सेप्शन है उस पर। तो सॉरी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। मतलब जो कुछ निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभाव में लाने वाली या प्रभावी करने वाली जो विधियों की जो व्यावृत्ति है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है 25वें संशोधन अधिनियम, यानी कि जो हमारा 25th अमेंडमेंट हुआ था, अधिनियम का कौन सा अधिनियम है ये? इसको हम 1971 में हुआ था, द्वारा यथा समाहित अनुच्छेद 31 के क्लॉज ग में निम्नांकित 2 उपबंध हैं। अब 25th जो अमेंडमेंट हुआ, 25वां जो संशोधन अधिनियम आया 1971 में, उसके द्वारा यथा समाहित जो अनुच्छेद 31 है, जो हमारा आर्टिकल 31 की जो क्लॉज ग है, उसमें 2 उपबंध हैं। क्या क्या उपबंध है? पहला उपबंध क्या है? कै, जिसको ए बोल सकते हैं हिंदी में कै। कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 के क्लॉज ख अथवा ग में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांत को लागू की मांग की गई है, अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कानून जिसमें जो हमारा आर्टिकल 39 है उसकी क्लॉज ख या फिर ग, क्लॉज बी या सी में जो विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांत हैं उनको लागू करने की मांग की गई है, तो यदि उनको लागू करते समय या उनको लागू करते हैं तो अनुच्छेद 14 जिसमें कि विधि के समक्ष समता और समान कानून संरक्षण, या फिर अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा करने, देश भर में घूमने आदि संबंधित में 6 अधिनियमों की रक्षा, तो इसके द्वारा यदि इनका उल्लंघन होता है, आर्टिकल 14 का या आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है इसके तहत, तो उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। मतलब यदि उल्लंघन होता है तो इसको हम अमान्य घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बताया गया है, आगे कहा गया है कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि यह किसी नीति को प्रभावित करने हेतु है या उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब है यदि कोई भी विधि है जो क्या घोषणा करती है या क्या घोषणा करे कि यह किसी नीति को प्रभावित करने हेतु, मतलब कोई भी जो नीति है, कोई भी विधि है घोषणा करे कि वो विधि किसी भी नीति को प्रभावित करने हेतु या उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि ऐसा नीति को प्रभावी नहीं करता है, मतलब ऐसी जो नीति है वो उसको प्रभावी नहीं करता है, तो उसको क्या है? चुनौती दी जा सकती है।
चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि केशवनंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 के क्लॉज ग के द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया गया। लेकिन क्या हुआ, केशवनंद भारती मामला आया, उसमें 1973 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, जो अनुच्छेद 31 है उसके जो गै क्लॉज है, उस गै क्लॉज के भी द्वितीय प्रावधान जो दूसरी सब क्लॉज है उसको संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर, मतलब जो संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता है न्यायिक समीक्षा के आधार पर उसको गैर संवैधानिक बताया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अनुच्छेद 31 जो हमारा आर्टिकल 31 है उसकी जो क्लॉज गै है के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना है। लेकिन जो पहली क्लॉज है गै की जो मतलब आर्टिकल 31 की जो क्लॉज गै है उसकी जो सब क्लॉज है, पहली सब क्लॉज है, उसको संवैधानिक और वैध माना। लेकिन जो दूसरी है उसको क्या माना? असंवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक बताया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31 के क्लॉज गै के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 39 की क्लॉज ख या गै में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी संरक्षा में सम्मिलित कर विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, कब आया? 1976 में। उसमें क्या हुआ, जो हमारा आर्टिकल 31 की जो क्लॉज गया है कि उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद आर्टिकल जो 39 की जो क्लॉज ख और ग है में बल्कि संविधान के भाग 4 में जो भी वर्णित किसी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी जो संरक्षा है उसमें सम्मिलित कर विस्तृत किया। ठीक है, हालांकि इस विस्तार में या इस विस्तार को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस, जो हमारे मूल अधिकार है उसके अपवाद, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या अपवाद है, वो किस प्रकार से है, मतलब जो केस से रिलेटेड है वो भी मैंने उसमें केस भी जो है वो भी आपको बता दिया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी आलोचनाओं के बारे में कि किस प्रकार से उनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइएगा। ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और आज आपकी जो केमिस्ट्री वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पहले तो लगा था कि हाँ दोनों क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन ये क्लास बहुत मुश्किल से हो पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी अब। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि कल आपकी वो क्लास हो जाए। तो आज की क्लास इतनी ही है। प्लीज़ इस क्लास को और इस जो चैनल का लिंक है उसको आप जो भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट यूज़ करते हो उस पर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।